जी नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर आपका एजुकेटर प्लस फैमिली में। मैं हूं सचिन। शुरुआत करते हैं बच्चे आज के क्लास की। तो फटाफट एक बार सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइएगा। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, बजट पार्ट 1 इसका डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। क्योंकि आपको मैंने उस समय बताया था बजट थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम अगर सिस्टमैटिक तरीके से देखेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा। शॉर्टकट से फिर फायदा है नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक एक पता होनी चाहिए। इसी चीज को देखते हुए आपका आज ये बजट का पार्ट नंबर 2 आपके सामने में शुरू कर रहा हूं। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा विजन है, जो देश का संकल्प है, इसको किस तरीके से पूरा करना है इस अमृत काल के अंदर। इसमें कई सारी चीजें यहां पर डिस्कस हो रही हैं, जिसको हमने यहां पर 7 प्रायोरिटीज के नाम पर दिखाया है, जो कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इन 7 प्रायोरिटीज के द्वारा इस बात को पहुंचाने की कोशिश की है जनता तक कि हमने अभी तक क्या उपलब्ध किया है हाल ही में, और आगे हम किस तरीके से देश के इस विजन को पूरा करने वाले हैं। इनमें 7 जो प्रायोरिटीज हैं, जो कि सप्त ऋषि से यहां पर इन्होंने संबंधित की हैं, इन पर हम एक एक करके बात करेंगे और वो भी तरीके से एक एक सिस्टमैटिक वे से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो पहले आपके सामने आएगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फिर हम बात करेंगे रीचिंग द लास्ट माइल, फिर बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, उसके बाद बात होगी अनलीशिंग पोटेंशियल। ऐसे करके 7 आपके टर्म्स अलग अलग जो है स्लाइड्स पर देखने को मिलेंगे, और इनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, आने वाले समय में क्या क्या स्कीम्स होंगी, और अभी इसमें क्या चल रहा है उनकी भी जिक्र यहां पर इन्होंने की है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा प्रायोरिटी नंबर 1 जो आपका है, जिसमें लिखा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी समावेशी विकास। हर व्यक्ति यहां पर शामिल किया गया है। नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, सबको साथ लेके चलना है। ये मूल मंत्र भी है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। अब यहां सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करते हुए हमें यह देखना है कि देश कर क्या रहा है आज की डेट में। तो इसी सीरीज में यहां पर साफ साफ बताया गया है कि सबको शामिल किया जाएगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारे महिलाएं हो, चाहे यूथ हो, SC ST OBC, हर एक कैटेगरी यहां पर शामिल होगी। और सबसे मुख्य बात यहां पर जो लिखी है वो है वंचितों को वरीयता दी जाएगी। इट मीन्स कहीं ना कहीं यहां पर प्रायोरिटी की भी बात की गई है कि वंचितों को कैसे हमें देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है, मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करना है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और इससे संबंधित कई पैकेजेस की भी घोषणा की गई है इस बजट के अंदर। जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो यहां सिर्फ लोगों की ही बात नहीं होगी, उन क्षेत्रों की भी बात होगी जो देश की जो मुख्य धारा है उससे काफी दूर है या कनेक्ट नहीं है, जहां आर्थिक जो आपका पर्यावरण है, इकोनॉमिक जो एटमॉस्फेयर है वो बेहतर नहीं हो पा रहा है, या कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पर आपका थोड़ा पीछे रह गया है, या हाशिए पे चले गए हैं कुछ क्षेत्र, उन पर भी यहां पर विशेष फोकस देने की बात की है, जिसमें खासकर नॉर्थ ईस्ट की बात है, जम्मू कश्मीर की बात है, और हाल ही में बने हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख की भी बात की गई है। तो इन पर विशेष फोकस किया जाएगा, ये यहां पर ध्यान देने वाली बात है। तो लोगों को भी कवर करना है अलग अलग कैटेगरी के, साथ में क्षेत्रों को भी कवर करना है, यानी कि सभी को हम शामिल करेंगे इस विकास की रेस में। अब यहां पर हम बात करते हैं दूसरा, इसके अंदर एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन। देखो ध्यान रखिएगा, जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होगी तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की ही बात नहीं होगी, वहां पर कृषि की भी बात होगी, एग्रीकल्चर की भी बात होगी, टूरिज्म की भी बात होगी, सबको हमें कनेक्ट करना है। तो एग्रीकल्चर के केस में अगर हम देखें तो यहां पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, इस इनिशिएटिव की बात हुई है, यानी कि यहां पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात होगी, जिससे कि आज की डेट में जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो क्रॉप से संबंधित प्रॉपर प्लानिंग कर सके, उनसे संबंधित क्रॉप से संबंधित उनको जानकारी हो प्रॉपर,
साथ में क्रॉप का एस्टिमेशन भी प्रॉपर हो सके और देश के किसानों को कैसे मदद करनी है इसका भी डिजिटलाइजेशन यहां पर देखने को मिलेगा। लोग जो हैं, फार्मर्स जो हैं, उनको इंश्योर किया जाए, उनको इंश्योरेंस दिया जाए, क्रॉप इंश्योरेंस की बात हो, मार्केट इंटेलिजेंस का इनपुट उनको मिले, जैसे कि क्या प्राइसिंग चल रही है, क्या भाव चल रहा है मार्केट के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में। तो इन सभी से यहां कनेक्ट करने की बात यहां पर हुई है। तो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट यहां किया जाएगा और इस पर लगातार सरकार काम भी कर रही है और आगे भी इसमें कई सारे वायदे किए गए हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है एग्रीकल्चरल एक्सीलरेटर फंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर को एक्सीलरेट करने के लिए, इसको ऊपर बढ़ाने के लिए, इसको गति देने के लिए इस फंड की बात की गई है, जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो स्टार्टअप हैं, जो एग्रो बेस्ड स्टार्टअप हैं, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा शुरू किए जा रहे हैं, उनको कैसे मदद दी जाए, इस पर यह फंड जो है बेटा काम करेगा। तीसरी जो बात यहां पर की है, इनहांसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन क्रॉप। कॉटन क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाने की बात की गई है और इसमें भी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इस पर काम किया जाएगा। तो कुल मिला के गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे देश की आर्थिक गतिविधि को एक गति मिल सके और ये हम कहीं ना कहीं देश को आगे ले जा सके। और यही हमारी इस अमृत काल का जो एक विजन है उसको चरितार्थ करने के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेना हर स्तर पर जरूरी है। यहां अगर हम की अनाउंसमेंट देखें एग्रीकल्चर के लिए, तो आपको देखने को मिल रहा है एक सब स्कीम PM मत्स्य संपदा योजना की शुरू की गई है, जिसका आपको 6,000 करोड़ रुपए जो है 6,000 करोड़ रुपए इसका फंड रखा गया है। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रेडिट टारगेट है इसको इंक्रीज किया गया है 20 लाख करोड़ रुपए तक। ये एक महत्वपूर्ण आपका इनिशिएटिव कहा जा सकता है। 20 लाख करोड़ रुपए, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एग्रीकल्चर के लिए काफी बड़ा फंड होगा, जो कि एग्रीकल्चर को गति देगा। ये काफी महत्वपूर्ण फंड रहेगा। साथ में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी मैंने बात की, इसको सेटअप किया जाएगा और प्रयास शुरू भी हो गए हैं इसके लिए। एग्रीकल्चरल एक्सीलरेटर फंड जो हमने बताया स्टार्टअप के लिए है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को आगे किस तरीके से ले जाना है। और साथ में भारत को मिलेट्स के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाना है। मिलेट के क्षेत्र में असीम संभावनाएं भारत के अंदर देखने को मिल रही हैं और लगातार भारत इसमें लीड भी कर रहा है ग्लोबल लेवल पर। तो इसको एक बड़ा जो है रूप देने की कोशिश की गई है। और आपको पता हो भारत की इनिशिएटिव पर ही मिलेट ईयर भी आपका 2023 को बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं मिलेट के क्षेत्र में भारत चाहता है दुनिया में हम लीड करें। तो इसी सीरीज में देखते हुए आपको यहां पर श्री अन्न की जो यहां बात की जा रही है, ये बेसिकली एक तरीके से देश की सरकार का मिलेट के क्षेत्र में भारत के ग्लोबल हब बनाने की एक मुहिम है। आपको पता हो जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि भारत मिलेट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। दूसरा, ये सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है उसमें भी दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है श्री अन्न का, जिसमें कई सारे अन्न आपके शामिल हैं जिनको हमने मिलेट की कैटेगरी में रखा हुआ है। इसमें ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदान, कांगनी, कुटकी, कोडो, ये सारे इसके अंदर आते हैं। जो हमारे बच्चे एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, किसानों से जुड़े हैं, किसानों के घरों से जुड़े हैं, उन्हें कई सारे ये नाम पता भी होंगे। ठीक है। भारत के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, जो पहले से ही है भारत में, इसको अलग से सपोर्ट किया जाएगा और इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि इस क्षेत्र में विशेष जो है रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके और कहीं ना कहीं मिलेट को प्रोडक्शन करने की जो अलग अलग जो टेक्निक्स होती हैं, जो मैथोडोलॉजीज हैं, उन पर हम काम कर सके। तो कुल मिला के हम ग्लोबल हब बन सकते हैं मिलेट के। इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा
और ये एक सही कदम भी कहा जा सकता है। आज के टाइम पर भारत का जो स्थान है दुनिया के अंदर अगर देखें तो टोटल जो मिलेट का प्रोडक्शन होता है ग्लोबल लेवल पर लगभग 35 से 40% का जो प्रोडक्शन है वो भारत से है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहां कितनी संभावनाएं हैं। अब जरूरत यह है कि मिलेट को वैल्यू चेन से कैसे जोड़ा जाए, इस पर लगातार काम करने की जरूरत है और इसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा जो है योगदान हो सकता है। इसी सीरीज में आप देखोगे यहां पर आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसके लिए फंड जो बेटा रखा है वो 2200 करोड़ रुपए का रखा है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि डिजीज फ्री और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो कि हाई वैल्यू का हो उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात की गई है। और हॉर्टिकल्चर अगर हम बात करें तो इन क्रॉप्स में आपकी फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिनल प्लांट सारे शामिल हैं और कहीं ना कहीं हमें इन क्षेत्र में काम करने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ये इंडस्ट्री के लिए एक इनपुट का भी एक बड़ा प्रयोग किया जा सकता है। इंडस्ट्री के लिए इनपुट का भी इसमें एक बड़ा रोल इन लोगों का होता है। पीएम मत्स्य योजना, संपदा योजना जो सब स्कीम है 6000 करोड़ की, ये आपको पता ही है। फिशरमैन की एक्टिविटीज को बूस्ट अप करने के लिए, व्यापार को प्रमोट करने के लिए, इनके लाइवलीहुड को और बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा कदम है, जिसमें कहीं ना कहीं माइक्रो स्तर पर और स्मॉल जो कंपनीज हैं, एंटरप्राइजेस हैं, छोटी छोटी जो फर्म है, इनको यहां असिस्ट किया जाएगा और साथ में जो वेंडर्स हैं उनको भी यहां मदद मिलेगी। इसी सीरीज में एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो कि 20 लाख करोड़ का यहां पर किया गया है, पहले से बढ़ाया गया है, तो ये एक बढ़िया कदम माना जा सकता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। लेकिन हाँ, ये कितना कार्यान्वयन इसका कैसे होता है ये देखने वाली चीज है। इसीलिए कहते हैं कि जितना आपको सरकार की स्कीम्स के बारे में, सबके बारे में जितनी जानकारी होगी, उसी हिसाब से सरकार से आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं भविष्य में कि सर आपने ये बोला था, अब इसका अपडेट क्या है, स्टेटस क्या है। तो कहीं ना कहीं यही शिक्षा का एक उद्देश्य भी है कि सुशिक्षित व्यक्ति जो होता है वो सवाल जरूर पूछता है। सवाल पूछने से सरकार को चिंता होती है कि हमें अगले 5 साल बाद जब जाना है चुनाव में, तो इन सवालों का जवाब लेके जाना होगा। और जब आप सवाल ही नहीं पूछेंगे तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। उसे भी पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो स्कीम चाहो लॉन्च कर दो। इसलिए हर एक नागरिक की ये एक ड्यूटी है कि वो इस बजट को ध्यान से समझे, और क्योंकि आप ही का पैसा है, आप ही के पैसे से सरकार चल रही है, ये बजट बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए हमारा पैसा कहां पर खर्च हो रहा है। इसी सीरीज में ये जो 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर क्रेडिट है, इससे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, इन सभी सेक्टर को गति मिलेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपको पता हो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो है भारत की जीडीपी में लगभग 17 से 18% का एक कंट्रीब्यूशन रखता है, जो कि काफी साइजेबल कंट्रीब्यूशन है। तो इसको गति मिलेगी यहां से। भारत के अंदर जो प्रोडक्शन इस समय फूड ग्रेन का दिख रहा है, आप इस पूरे ट्रेंड एनालिसिस को अगर देखें तो लगातार ये ग्राफ आपका बढ़ता जा रहा है और आज की डेट में 2021-22 का जो डेटा है उसके आधार पर 315.72 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन फूड ग्रेन का देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा फिगर है, इसको और गति मिलेगी इन सभी स्कीम से। इसी में आप नेक्स्ट जो देखेंगे, इसके अंदर आपको दिख रहा है सहकार से समृद्धि। जब बात बेटा सहकार से समृद्धि की है तो इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में कोऑपरेटिव सोसाइटी पर विशेष ध्यान दिया गया। तो इसी को और गति देते हुए यहां पर सहकार से समृद्धि का मतलब है अगर हम लोग मिलके काम करेंगे, कोऑपरेटिव फॉर्म्स जितनी सक्रियता से इंडस्ट्री में भाग लेंगी, उससे कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि भारत की बढ़ेगी। क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या खासकर जो रूरल एरिया से जुड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं इन उद्योगों पर काफी ज्यादा निर्भर रहती है। तो इसमें यहां इन्होंने बताया है कि 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी जो कि माइक्रो फाइनेंसिंग भी करती हैं अलग अलग स्तर पर,
तो इन 63,000 क्रेडिट सोसाइटीज को इन्होंने कंप्यूटराइज करने की बात की है, डिजिटलाइजेशन करने की बात की है। इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट इनका होगा वो 2,516 करोड़ का है। तो यहां पर ये काफी महत्वपूर्ण है। और एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव यहां पर देखने को मिल रही है कि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो आपकी हैं, साथ में जो फिशरीज सोसाइटी है और साथ में जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये हर पंचायत में अगले 5 साल में सेटअप की जाएंगी। ये काफी बड़ा लक्ष्य है। अब देखते हैं इसका कार्यान्वयन कैसे होता है, क्योंकि अगर हर एक पंचायत स्तर पर 5 साल में, अगली 5 साल में हर एक पंचायत स्तर पर इस तरीके का काम हो जाता है तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही होगा, साथ में सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि लोग सेल्फ सस्टेन होना शुरू होंगे और जो टाउन, जो आपकी रूरल एरिया के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे और भारत की जो आर्थिक गतिविधि है इसमें और गति मिल पाएगी और बेहतर जो है कह सकते हो दिशा में ये मुड़ पाएंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव सरकार का कहा जा सकता है। आप आगे अगर देखें तो यहां पर साफ साफ बोला गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कैपेसिटी भारत में सेटअप की जाएगी। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब सीधा सीधा है कि भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों को कैसे कनेक्ट करना है, इस पर इससे विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसकी सहायता से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो इससे जुड़े लोग हैं उनको एक अच्छी प्राइस मिल पाए, इनको वैल्यू चेन से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है हेल्थ एंड एजुकेशन से संबंधित। हेल्थ एजुकेशन की अगर बात की जाए, देखिए यहां पर हेल्थ और एजुकेशन ये वो मुख्य स्तंभ हैं जो किसी देश के ह्यूमन डेवलपमेंट की एक बुनियादी कह सकते हो एक बुनियाद को जो है बनाते हैं। अगर एजुकेशन आपके पास नहीं है, हेल्थ आपके पास नहीं है, स्किल आपके पास नहीं है, तो आप देश की लाइबिलिटी हैं। अगर आपको कैपिटल बनना है, आपको एसेट बनना है, तो ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन पर सरकार ने यहां पर काम करने की बात की है। और इसी सीरीज में मेडिकल को गति देने के लिए यहां पर मेडिकल कॉलेज की बात नहीं हो रही है, नर्सिंग कॉलेज की बात हो रही है। 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे और ये कहां पर सेटअप होंगे, जहां पर आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं जो 2014 से बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब डॉक्टर के साथ साथ नर्स का जो बड़ा योगदान है, कोविड के टाइम पर आपने देखा, तो उनको भी एक यहां पर गति देने की बात की गई है। इसी सीरीज में सिकल सेल एनीमिया जो आपका 2047 तक इसको जो है आप एलिमिनेट करने की बात यहां पर कर रहे हैं। खासकर लगभग 7 करोड़ जो लोग हैं जो 0 से 40 वर्ष के एज ग्रुप में आ रहे हैं, ये कुछ आपकी जो ट्राइबल एरिया है वहां पर इसके लिए बड़े स्तर पर जो है स्क्रीनिंग की जाएगी और इसको एलिमिनेट करने की कोशिश होगी। मिशन मोड में हम इस पे काम करेंगे। 2047 हमारा उद्देश्य रहेगा। हमने और भी ऐसे कई मिशंस लिए हैं और उनको पूरा भी करके दिखाया है, चाहे पोलियो की बात हो, चाहे टीबी की बात हो, सब में हमने बहुत प्रभावी रूप से काम किया है। तो उसी सीरीज में ये एक मिशन भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बेटा है फैसिलिटीज इन ICMR लैब, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसकी जो हमारी प्रयोगशालाएं हैं, लैब्स हैं, यहां पर कुछ फैसिलिटीज को तैयार किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, जो कि रिसर्च एंड इनोवेशन पर एक गति देंगे। खासकर यहां पर जो प्राइवेट आपके सेक्टर हैं और जो पब्लिक सेक्टर हैं, वहां सभी के जो लोग हैं वो यहां पर उनको कहीं ना कहीं रिसर्च और इनोवेशन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसी सीरीज में यहां रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने की बात फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी की गई है। साथ में यहां डेडिकेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट यहां बताया है, मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस, यानी कि मल्टीपल कोर्सेस भी लॉन्च किए जाएंगे जो कि मेडिकल डिवाइसेस से संबंधित होंगे, जिससे कि लोगों को स्किल किया जा सके, उनको ट्रेन किया जा सके, मैन पावर को ट्रेन किया जा सके
कि जो फ्यूचर ओरिएंटेड मेडिकल टेक्निक्स होंगी वो किस तरीके से रहें, उन पर उनका भी योगदान निश्चित हो। साथ में ये इंश्योरिटी हो कि आने वाले समय में, क्योंकि आपको पता है देश और दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तो अपने को अपग्रेड भी करना है। तो आने वाली जो मेडिकल डिवाइसेस होंगी, टेक्निक्स होंगी, उनमें किस तरीके से देश का योगदान हो सके, इसको भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो है टीचर्स ट्रेनिंग से संबंधित। जैसा कि आपको पता है जो अध्यापक हैं, अध्यापक इस देश के भविष्य को शेप देते हैं। अध्यापक, टीचर्स जो हैं वो देश के भविष्य को आकार देते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको भी यहाँ पर जो है कवर किया गया है। बात हो रही है यहाँ पर टीचर्स के ट्रेनिंग की, तो अलग अलग स्तर पर, जिले के स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट जो होती है, इसको और वाइब्रेंट लेवल पर डेवलप किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा, जिससे कि टीचर्स को एक बेहतर स्किल मिल सके और उनको ट्रेन किया जा सके। ये डाइट जो कि आपको पता है देश की जो दूसरी शिक्षा नीति थी, 1986 की जो शिक्षा नीति थी, उसके तहत स्थापित किया गया। आज हम इसको जो है और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सीरीज में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL जो कि बच्चों के लिए खोली जाएगी। ये काफी महत्वपूर्ण कदम है। जिस तरीके से कोविड के टाइम पर जो बच्चे हैं वो काफी पढ़ाई में पीछे रह गए, तो ये जो रीडिंग हैबिट्स हमारी नहीं है, इन रीडिंग हैबिट्स को भी यहाँ पर जो है और गति मिलेगी। इसी के साथ एक इस तरीके की कल्चर बनाई जाएगी जहां पर सभी लोग पढ़ें, अध्ययन करें। तो इसमें एक बड़ा सहयोग आपका देखने को मिलेगा नेशनल बुक ट्रस्ट का, और साथ में और भी कई इस तरीके के जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी यहाँ पर योगदान देखने को मिलेगा। पंचायत लाइब्रेरी की भी बात की गई है। हर एक पंचायत में वार्ड स्तर पर लाइब्रेरीज भी खोली जाएंगी और उसको इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे गांव में बैठा बच्चा भी नेशनल लेवल पर जो पुस्तकालय डिजिटल लाइब्रेरी की बात हो रही है उसको एक्सेस कर सके, उसको जो है कहीं ना कहीं वहां तक उसकी पहुंच हो सके। इन चीजों पर यहां विशेष ध्यान दिया गया है। इसी सीरीज में हमारी अब आती है प्रायोरिटी नंबर 2। पहली प्रायोरिटी थी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जहां समावेशी विकास की बात हुई, जहां एग्रीकल्चर से लेकर उस डेयरी सेक्टर से लेकर यहां जो है आपको अलग अलग स्तर पर जैसे मेडिकल एजुकेशन सबको शामिल किया गया था। उसी सीरीज में अब हम दूसरी बात करने वाले हैं, वो है रीचिंग द लास्ट माइल। आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और भी कई चीजों पर काम करना है। असली यहां पर जो मुद्दा है वो ये है कि देश के अंदर ऐसे भी स्थान हैं जो सुदूर देश, जो वो टेरिटरीज हैं या कह सकते हो वो जो क्षेत्र हैं जो हाशिए पर हैं, जो कम्युनिटीज हैं जो कहीं ना कहीं आपकी हाशिए पे जा चुकी हैं, उनको भी हमें अपनी मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना है। और इसी सीरीज में देश ने कई सारे प्रयास भी किए हैं। अगर आप देखें तो ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनके लिए बाकायदा मंत्रालय भी वाजपेयी की गवर्नमेंट में बनाया गया था। और उसी समय अगर आप देखो तो डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो कई बार कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारे देश का कहीं ना कहीं हाशिए पे रहता है, वहां उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट भी बनाया गया था वाजपेयी जी की सरकार में। इस चीज को भी इन्होंने जिक्र किया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपनी पुरानी उपलब्धियों को भी इंटीग्रेट किया है। तो कहीं ना कहीं बजट के साथ साथ ये थोड़ा सा प्रमोशन भी होता हुआ दिख रहा है। खैर, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि देश ने जो किया है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, तो उस दृष्टि से ये जानकारी भी आपको दी जा रही है। और भारतीय जो एनडीए गवर्नमेंट, आज की जो गवर्नमेंट है, इसने आपको पता है कई तरीके के इनिशिएटिव्स लिए हैं लास्ट माइल तक पहुंचने के लिए, जिसमें आयुष की जो मिनिस्ट्री है ये काफी महत्वपूर्ण है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये स्थापित की गई है वर्तमान सरकार के द्वारा। फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, रेयरिंग, इनसे संबंधित स्किल डेवलपमेंट का मंत्रालय बनाया गया इसी सरकार के द्वारा। राइट, जल शक्ति और कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री बनाई गई। आप देखोगे कॉर्पोरेटिव की जो मिनिस्ट्री है उसमें सीधे सीधे हमारे अमित शाह जी हैं, वही मिनिस्टर हैं। तो ये आप समझ सकते हो यहां से कि ये कितना महत्वपूर्ण जो है पद रहा है। इस पर बहुत ही व्यापक रूप से काम भी हो रहा है, लेकिन
ये काम धरातल पर कितना दिखता है ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा प्रायोरिटी नंबर 2 में हम क्या क्या काम कर रहे हैं या सरकार हमारी क्या कर रही है और क्या करेगी। इसी में एक और आपको दिख रहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम। आपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो पहले भी सुने थे, अब ब्लॉक स्तर पर भी प्रोग्राम यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए शुरुआत में 500 ब्लॉक को कवर किया जाएगा और ये उसी तर्ज पर होंगे जैसे हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हुए थे, राइट। इसी सीरीज में एक और यहां पर बड़ा काम किया गया है, वो है प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। ये जो पीवीटीजी वर्ड यहां पर लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं बहुत दिनों से हाशिए पर थे, इसीलिए इस पूरे कह सकते हो मंत्र का नाम रखा गया है कि लास्ट माइल तक पहुंचना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। इसी सीरीज में अगर हम देखें तो यहां पर ये वो लोग हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जो कहीं ना कहीं देश की मुख्य धारा से कोसों दूर है। इनको कैसे जोड़ा जाए, भारत के इतिहास में पहली बार इसके लिए फंड रखा गया 1500 करोड़ रुपए का। अब ये यहां पर अगर देखें तो नियति तो बहुत सही दिख रही है, लेकिन अब इसको किस तरीके से इसका कार्यान्वयन होता ये अपने आप में एक सवाल रहेगा और ये सवाल आप पूछेंगे सरकार से आने वाले समय में। ठीक है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की बात की गई है। अब रीचिंग द लास्ट माइल केवल ऐसे नहीं होगा, उसके लिए काम करने पड़ेंगे। तो एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल की जो बात हो रही है इसमें अगले 3 वर्ष में सेंटर जो है 38,800 टीचर का रिक्रूटमेंट करेगा। तो टीचर बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर बनना चाह रहे हैं, वो अपने कान खड़े कर ले। 38,800 लोगों का रिक्रूटमेंट होगा अगले 3 साल में और सपोर्ट स्टाफ भी आपके रहेंगे यहाँ 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो आपके यहाँ देखने को मिल रहे हैं वो 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट को सर्व कर रहे हैं। यहाँ पर एक बम्पर वैकेंसी आने वाली है, ये इशारा किया, इंडिकेशन दिया है हमारी जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने। 38,800 टीचर और सपोर्टिंग स्टाफ, ध्यान रखिएगा 740 एकलव्य मॉडल स्कूल्स के लिए जो कि रेसिडेंशियल स्कूल है। वाटर फॉर ड्रॉट प्रोन रीजन जो होता है जहां पर कहीं ना कहीं सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है, इसके लिए क्या स्कीम है इसको जरा समझ लेते हैं। ये स्कीम थोड़ी सी कह सकते हो, थोड़ी सी अगर देखें तो चुनावी टाइप की देखने को मिल रही है, जैसे चुनाव के टाइम पे कुछ इस तरीके की घोषणाएं होती हैं, क्योंकि यहां दिख रहा है 5300 करोड़ रुपए 5300 करोड़ रुपए अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे। ये क्षेत्र कहां का है? कर्नाटक का क्षेत्र है, आने वाले टाइम में चुनाव भी है। ठीक है, तो कर्नाटक का क्षेत्र है, अपर भद्र प्रोजेक्ट, यहाँ 5300 करोड़ दिए जाएंगे। सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन एंड फिलिंग सरफेस टैंक फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो पानी पीने वाला है उसकी भी बात की गई है, सरफेस टैंक की बात की गई है, उनको फिलअप किया जाएगा और साथ में माइक्रो इरिगेशन यानी कि माइक्रो स्तर पर इरिगेशन की व्यवस्था कैसे की जाए, इन सब पर यह पैसा खर्च होगा, जिसका नाम दिया गया है क्या? अपर भद्रा प्रोजेक्ट, जो कि कर्नाटक के अंदर आ रहा है। 5300 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए। पीएम आवास योजना जो कि नई योजना नहीं है, पुरानी योजना है। मैंने फिर कहा ये पुरानी योजनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं और जो नई योजनाएं आएंगी उनका भी जिक्र कर रहे हैं, दोनों का यहां पर समावेश देखने को मिलेगा। इसका मतलब उपलब्धि भी गिना रहे हैं और आगे का जो ब्लूप्रिंट है उस पर भी ये बात कर रहे हैं। तो पीएम आवास योजना की अगर बात करें तो इसके लिए जो इन्होंने बजट की बात की है, जो बजट है वो 66% बढ़ाया गया है, पहले से 66% बढ़ा दिया है। इस बार 79,000 करोड़ का है। इससे पहले 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उस समय ये 48,000 करोड़ रुपए था, यानी इसमें एक साइजेबल वृद्धि देखने को मिल रही है, एक अच्छी वृद्धि ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसी सीरीज में आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपको दिख रहा है भारत श्री। यहां श्री का मतलब है शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी कि भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इसका मतलब कुल मिला के ये है कि एक डिजिटल म्यूजियम आपका स्थापित किया जाएगा, जो कि 1 लाख हमारे जो पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं उनको पहले स्टेज में यहां डिजिटलाइज किया जाएगा, फिर इस पर और भी आगे काम होगा।
तो ये हमारे जो अभिलेख है उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से सुरक्षित करने का काम किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी इनिशिएटिव आप कह सकते हैं, क्योंकि जो चीजें कहीं ना कहीं पीछे हो रही हैं उनको भी आगे लाने का प्रयास इस माध्यम से किया जा रहा है। अगला है पुअर प्रिजनर्स को, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स। कुछ ऐसे कैदी जो काफी गरीब हैं, जो अपनी जमानत लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, ऐसे लोगों को जो कि बहुत लंबे समय से आपके जेलों में पड़े हुए हैं, उनको भी यहां पर एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई है, जिससे वो अपनी बेल वगैरह मंजूर करा पाए। जो नहीं करा पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ फंड की कमी से, तो उनको भी एक सपोर्ट देने की बात हो रही है। तो ये एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। तीसरी प्रायोरिटी क्या हमने बोला था, टोटल 7 जो मंत्र हैं जो कि 7 प्रायोरिटी की बात की गई है, जो सप्तऋषि के कॉन्सेप्ट पे इन्होंने बताया, उसी को हम लेके चल रहे हैं। 2 प्रायोरिटी हमारी हो गई है। पहली वाली जो हमारी थी वो ये थी कि भाई समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरी वाली थी कि आप जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यानी कि आप यहां पर बात कर रहे थे लास्ट माइल तक पहुंचने की। तीसरी जो हमारी प्रायोरिटी है, तीसरा हमारा जो मंत्र है, या तीसरा आप कह सकते हो जो आपका यहां पर लक्ष्य है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये तीसरी प्रायोरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना। इसके लिए काफी महत्वपूर्ण जो है यहां आपको सूचनाएं मिलेंगी। कई महत्वपूर्ण यहां पर जो है सरकार ने प्रपोजल्स भी दी हैं। अब देखना है इसको किस तरीके से ये इंप्लीमेंट करते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो बात हो रही है, इन्होंने ये कहा है कि किसी भी देश के अंदर जॉब को अगर आगे बढ़ाना है और देश की इकोनॉमी को ग्रो करके ले जाना है, देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो उसका जो ड्राइवर है वो वहां का कैपिटल है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज ए ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड जॉब्स, यहां पर ध्यान देना। 7.3 लाख करोड़, 7.3 लाख करोड़ जो आपका यहां पर इन्वेस्टमेंट पहले था, उसको 10 लाख करोड़ तक ले जाने की बात की गई है। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, यानी कुल मिला के ये आपके देश को रोजगार देने वाली बात हो रही है। भविष्य में ये आपके देश की आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने की बात हो रही है। तो यहां पर 10 लाख करोड़ तक ले जाएंगे, यानी कि 33% का सीधा यहां पर इन्होंने वृद्धि की है। ये लगभग भारत की जीडीपी का 3.3% है। भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है उसका 3.3% लगभग बैठेगा जाके आपका क्या 10 लाख करोड़ जो कि यहां पर दिया जा रहा है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, जो कि आपको पता होगा सेंटर जो है राज्यों को भी ग्रांट इन एड देता है फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उसका अगर हम टोटल देख लें कि कितना हमारा फाइनली बजटेड है, तो वो 13.7 लाख करोड़ का है, जो कि 4.5% ऑफ जीडीपी है। तो सवाल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद आते हैं आगे स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट जो गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, इनके लिए जो है यहां पर फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए एक सपोर्ट देने की बात की गई है। आपको पता हो कि जो इनको 50 वर्ष का इंटरेस्ट फ्री लोन जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, उसको और अधिक 1 साल बढ़ाने की इन्होंने बात की है, जिससे कि राज्य जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में जो है अपना और गति दे सके और अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। इसको लेकर इन्होंने जो इनहांस आउटले है वो 1.3 लाख करोड़ का बनाया है, यानी कुल मिला के 1.3 लाख करोड़ और इसके अंदर इन्फ्यूज करने की बात हुई है। अगला जो पॉइंट है वो है रेलवे के लिए। रेलवे का बजट काफी तेजी से बढ़ा है। अगर देखें 2013-14 में जो बजट था उससे लगभग 9 गुना आपको बजट 2023-24 की फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगा, जो कि 2.40 लाख करोड़ देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात बेटा लॉजिस्टिक की कर लें, तो लॉजिस्टिक के केस में 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है। 100 पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट्स हैं ट्रांसपोर्ट से संबंधित, उसकी बात हो रही है। ये लास्ट और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करेंगे, यानी कि जो पोर्ट्स हमारे हैं, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर एंड फूड ग्रेन सेक्टर्स के लिए
सबको आपस में कनेक्ट करने की बात करेंगे तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है। और 75,000 करोड़ रुपए इसमें जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसमें कि 15,000 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट सोर्सेज से आएगा। तो ये आपका कुल आने वाला हमारा ब्लूप्रिंट रहेगा लॉजिस्टिक के डेवलपमेंट के केस में। इसी के साथ रीजनल कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें 50 एडिशनल एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है आने वाले समय में, और यहां पर हम रीजनल एयर कनेक्टिविटी को इन सभी के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। वाटर से लेकर, एयर से लेकर, रोड से लेकर हर तरफ प्रयास किए जा रहे हैं कि क्षेत्र को आपस में कनेक्ट किया जाए। रीजनल कनेक्टिविटी किसी देश की जितनी ज्यादा होती है, आर्थिक कनेक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्षेत्र जितने एक दूसरे से जुड़े हैं, जितना ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा, उतना ही वहां पर जो है व्यापार अपनी गति पकड़ेगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है सस्टेनेबल सिटी फॉर टुमारो। कल की जो सिटी है, यानी कि सस्टेनेबल सिटी बनाने की बात हो रही है। यहां पर अर्बन प्लानिंग पर और जोर दिया जाएगा। वैसे तो स्मार्ट सिटी मिशन वगैरह हमारे सब चल रहे हैं, लेकिन और बेहतर करने की बात हो रही कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बेहतर कैसे किया जाए। इसी सीरीज में म्युनिसिपल बॉन्ड की भी बात की गई है, जो कि ऑलरेडी चल रहा है भारत के अंदर। ये कुछ नया नहीं है, पहले से चल रहा है, राइट। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यूआईडीएफ की बात की गई है। ये फंड आपका कितना है बेटा? 10,000 करोड़ पर ईयर, हर साल के लिए। यहां पर ध्यान देना, ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज होती हैं, उनके डेवलपमेंट की बात हो रही है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है। और ये कहा गया है यहां पर कि जितनी भी हमारी सिटीज और टाउन्स हैं, यहां पर सैनिटेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 100% आपका मैकेनिकल डिसलेजिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स एंड सीवियर्स बनाए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि जो आपका लोग, आपने देखा होगा कई ऐसे केसेस भी सुने होंगे दिल्ली से लेके हर जगह, जो मैला उठाने वाले लोग होते हैं, खासकर आज की डेट में। ये वैसे तो निषेध है, कानूनन निषेध है, बट फिर भी जमीन पर हकीकत कुछ और है। तो इसको 100% जो है मैकेनिकल करने की बात की गई है, मशीन के द्वारा सारे काम इस तरीके के हो। तो ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है अर्बन सैनिटेशन के केस में स्पेशली। इसके बाद है चौथी प्रायोरिटी, जिसमें लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में इन्होंने जो बात की है वो की है एक, इन्होंने मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी की अगर बात करें तो ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान है सिविल सर्वेंट के लिए। किसके लिए बेटा? सिविल सर्वेंट के लिए, जो कि आपको पता होगा जो सिविल सेवक हैं उनके लिए मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम पहले से चल रहा है। ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है। वैसे ये एक इनिशिएटिव भी है, आई गॉट कर्मयोगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जो है इन लोगों के लिए बनाया गया है, जहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लैक्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वेल ट्रेन किया जा सके, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि कुछ नया सीखे। तो ये एक इनिशिएटिव कहा जा सकता है। इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई है, यानी कि बिजनेस को और आसान कैसे बनाया जाए। इस क्षेत्र में इन्होंने कहा कि पहले जो कंप्लाइंस होती थी, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की जो फॉर्मेलिटीज होती थी, पेपर वर्क होता था, उसको कम किया जाएगा। लगभग 39,000 से अधिक कंप्लाइंसेस को रिड्यूस करने की बात की गई है। और यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, 3,400 जो लीगल प्रोविजंस थे उनको कहीं ना कहीं यहां पर डिक्रिमिनलाइज करने की बात की गई है। और जन विश्वास बिल की बात की गई है, जहां जन विश्वास बिल का मतलब होता है कि जो पुराने अधिनियम हैं, तो लोगों से सहमति लेकर, उनके ओपिनियन लेकर, उनके विचार लेकर हम उनमें कुछ ना कुछ अमेंड करें। तो बताया गया है कि 42 जो है केंद्र के स्तर पर जो अधिनियम है उनको हम यहां पर अमेंड करेंगे, यानी कि कुल मिला के जन विश्वास बिल लाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को और ज्यादा प्रमोट करने की बात करेंगे और ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, ठीक है, जनता और सरकार के बीच में। इसके बाद है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारा एक विजन है, आपको पता है, मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क फॉर इंडिया। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है और इसके लिए हमें काम करना है। और यह तभी संभव होगा जब हमारे देश के अंदर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस
इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ओपन किया जाए। और ये 3 सेंटर बनाने की बात की गई है और वो टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सेटअप किए जाएंगे। इनका नाम अभी नहीं बताया गया है कि वो टॉप इंस्टीट्यूशन कौन से होंगे, वो आने वाले समय में तय किए जाएंगे। इसके बाद नेशनल लेवल पर नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी की बात की गई है। ये एक अच्छी पहल है, जो कि आजकल आप कई बार सुनते हैं कि जो डेटा आपका आज सिक्योर्ड नहीं है, सेफ नहीं है, तो इसको कहीं ना कहीं आप सेफ्टी और सिक्योरिटी की एश्योर हो, इसलिए नेशनल लेवल पर डेटा गवर्नेंस पॉलिसी भी बनाई जाएगी, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ केवाईसी। आपकी जो केवाईसी प्रोसेस है इसको और आसान किया जाएगा। वन साइज फिट्स ऑल, ये जो अप्रोच हमारी पहले थी, इससे हटकर अब हम थोड़ा रिस्क बेस्ड अप्रोच पर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं हम जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं उनको कम करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। और दूसरा जो उन्होंने बताया है वो है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर आइडेंटिटी एंड एड्रेस अपडेटिंग। यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि आपका जो आइडेंटिटी है इसको किस तरीके से एक जगह रखा जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं अलग अलग जो डॉक्यूमेंटेशन आप करते हैं तो हर जगह डेटा भरने की जरूरत ना हो, कहीं पर इसको रिपोजिटरी के रूप में डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाए, जिससे हमने यहां पर इन्होंने बोला है डिजी लॉकर 2.0। ये डिजी लॉकर 1.0 पहले से चल ही रहा है, ये डिजी लॉकर 2.0 है, जो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को यहां पर आप ऑनलाइन जो है अपग्रेड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ये एक अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है सरकार की तरफ से, डिजिटल इंडिया को और अधिक गति देगा। और कहीं ना कहीं बढ़ते हुए आईसीटी के जमाने में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो टाइम चल रहा है, इसमें हमें और आपको सबको कहीं ना कहीं जुड़ने का प्रयास करना होगा और इसके लिए एक अच्छा कदम माना गया है। इसके बाद है विवाद से विश्वास। ये तो आपने पढ़ा ही होगा बहुत पहले से। विवाद से विश्वास का मतलब सीधा सा है कि कुल मिला के हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है इनको यहाँ रिलीफ देने की बात की गई है। यहाँ ये भी कहा गया है कि आपको पता हो कि एमएसएमई सप्लायर्स जो है वो अनेबल थे अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर कुछ इस तरीके की सिचुएशन हुई कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स तो लिए सरकारों से, लेकिन उनको एग्जीक्यूट टाइमली नहीं कर पा रहे थे। इसको लेकर कई बार जो है इशू चल रहा था सरकार और एमएसएमई कंपनी के बीच में। तो यहां पर इन्होंने बात की है कि उनकी जो 95% ऑफ देयर फोरफिटेड अमाउंट जो है वो रिसीव करेंगे सरकार से वापस। तो ये एक अच्छी पहल है, एमएसएमई सेक्टर को थोड़ी सी राहत मिलेगी, खासकर उन कंपनीज को, उन सप्लायर्स को जो इस तरीके के पचड़े में फंसे हुए थे। अगला है विवाद से विश्वास नंबर 2। ये नंबर 1 था जिसमें रिलीफ दी गई है एमएसएमईज को, और दूसरा जो है वो है आपका सेटलिंग कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट। जो डिस्प्यूट चल रहे थे बीच में, उन डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए भी यहां पर एक वॉलंटरी सेटलमेंट स्कीम लॉन्च की गई है। और ध्यान रखिएगा ये सारी बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमईज की बात हो रही है। इसी सीरीज में ई कोर्ट्स की भी बात की गई है। ई कोर्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल कोर्ट, यहां पर इसमें तीसरे फेज का प्रोजेक्ट जो है लगातार इंप्लीमेंट जो है 2 हो चुके हैं, तीसरा जो है आगे इंप्लीमेंट हो रहा होगा। उसके लिए उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। यानी ई कोर्ट के क्षेत्र में हम पहले से ही प्रयास करना शुरू कर दिए, लेकिन और बेहतर करने के लिए 60,000 करोड़ का फंड यहां रखा गया है। एंटिटी डिजी लॉकर्स भी बनाया जाएगा, विल बी सेटअप, जिसमें कि जितनी जो एंटिटीज हैं, खासकर हम एमएसएमई की बात करें या फिर लार्ज बिजनेस और चैरिटेबल ट्रस्ट, इन सब की बात करें, तो इनको यहां पर अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह सारा रखने के लिए कहीं ना कहीं ये सुविधा दी जाएगी। तो ये एंटिटी डिजी लॉकर्स है, जिसमें कि एंटिटी जो होती हैं, कंपनी, फर्म्स, ट्रस्ट, सोसाइटीज, ये जो है आपकी, वो अपना यहां पर डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे डिजिटल फॉर्मेट में। 5G सर्विसेज के क्षेत्र में इन्होंने कहा 100 लैब्स जो है वो आपकी कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश की जाएंगी, और ये जो 100 लैब्स होगी वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में होंगी, जो कि बिजनेस मॉडल पर जहां पर काम होगा, कुछ रिसर्च एंड इनोवेशन पर काम होगा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो पोटेंशियल है उसको देखा जाए, उसको गति मिल सके, और साथ में मार्केट में, एक इकोनॉमी में एक बेहतर योगदान इसका हो सके। तो ये एक अच्छा कदम कहा जा सकता है एक रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए।
अगला जो है वो है लैब ग्रोन डायमंड। ये लैब ग्रोन डायमंड बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो डायमंड है उसको हम आर्टिफिशियली किस तरीके से बनाएं। यहां पर बहुत बड़ा रोजगार का अवसर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसी सीरीज में हम टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के द्वारा कैसे इस सेक्टर में और बेहतर कर सकते हैं, इस पर काम करने की जरूरत होगी। और खासकर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच पर हम काम करने जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है। और इसके लिए इन्होंने कहा कि प्रॉपर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ग्रांट भी प्रोवाइड की जाएगी। कुछ आईआईटीज, देखो यहां पर नाम नहीं लिखा है आईआईटीज का, ये बाद में ये तय करेंगे कि किसको दिया जाएगा ये काम। ये 5 साल के लिए रहेगा और इससे इंडिजिनियस प्रोडक्शन ऑफ एलसीडी, एलसीडी मतलब यहां पर लैब ग्रोन डायमंड्स को कैसे हम और बेहतर करें और इसका प्रोडक्शन को इनकरेज करें, तो इस पर जो है काम किया जाएगा। ये एक अच्छा कह सकते हो इनिशिएटिव सरकार का है। यहां पर इससे संबंधित जो मशीन्स वगैरह की जरूरत होगी, जो रिसोर्सेज की जरूरत होगी, इसको भी यहां फंडिंग कराया जाएगा, जिससे कि आप बेहतर रिसोर्सेज उपलब्ध कराएं। और जो हम आयात पर जो हमारा निर्भरता है डायमंड के केस में, उस निर्भरता को, उस जो है डिपेंडेंसी को भी हम कहीं ना कहीं रिड्यूस कर पाए। तो ये एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। अगला जो है प्रायोरिटी नंबर 5, जिसमें इन्होंने बोला है ग्रीन ग्रोथ की बात की है। किसकी बात की है? ग्रीन ग्रोथ। जब हम ग्रीन ग्रोथ की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? एनवायरनमेंट की बात करेंगे। प्रधानमंत्री का एक विजन है जिन्होंने बताया था, विजन फॉर लाइफ, जो इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हमें अपने लाइफ स्टाइल को भी एनवायरनमेंट के आधार पर बदलना होगा और एक ऐसी स्टाइल रखनी होगी जिससे कि पर्यावरण को कहीं कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पता हो प्रधानमंत्री ने नेट जीरो कार्बन इमिशन 2070 तक लेके आना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है पंचामृति, इसकी बात जो है यहां पर की गई है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो पंचामृति है ये क्या है, इसको हम अलग से 5 पॉइंट में आपको समझाएंगे, जिसमें एक पॉइंट जो है वो नेट जीरो कार्बन इमिशन का है। आपको पता हो कि एक समिट हुई थी आपकी ग्लासगो में, COP26 जो आपको पता हो, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आपको ध्यान हो, जो कि अर्थ समिट 1992 में हुई थी, उसका एक प्रोडक्ट था, उसका एक कह सकते हो रिजल्ट था। उसके आधार पर हर साल आपकी जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है और वो कॉप लगातार चलती आ रही है हर साल, जिसमें कि COP26 जो पीछे हुआ है, जो कि ग्लासगो में हुआ था, यहां पर पंचामृत की बात की थी पीएम मोदी ने। और इस मोदी ने जब पंचामृत की जो बात की थी, उसमें अंतिम जो बिंदु बोला था, जिसमें कहा था कि इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाई 2070। इस मुद्दे पर विशेष यहां ध्यान देने वाली बात की गई है। साथ में इन्होंने और भी 5 पॉइंट में 4 पॉइंट और भी लिखे हुए। ये खैर बजट में इसकी बात नहीं है, बजट में सिर्फ 2070 तक नेट जीरो हमें कार्बन इमिशन को लेके आना है, इस पर मुख्य जो है फोकस किया गया है। बाकी और भी 4 पॉइंट्स हैं, इनको आप आराम से पढ़ सकते हो। तो पंचामृत का इस पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है, जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है उसे हमें कंट्रोल करना है और नेट जीरो कार्बन इमिशन को लेके आना है 2070। ये सवाल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समिट कब हुई थी, ये मतलब COP26 कब हुआ था, कहां हुआ था, और इसमें पंचामृत में कौन से 5 पॉइंट रखे थे, इनको आप कहीं अंडरलाइन कर लें, लिख लें, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ग्रीन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी उसी का हिस्सा है। और भारत के द्वारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM की बात जो हुई है, जिसका जो बजट है वो 19,700 करोड़ है, जिसमें कि हमने ये टारगेट लिया है कि 2030 तक हमारा जो एनुअल प्रोडक्शन है हाइड्रोजन का, उसकी बात यहां पर जो हो रही है वो 5 MMT हो रही है, यानी कि 5 मिलियन मीट्रिक टन। इसको ध्यान रखना। और इससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं लो कार्बन इंटेंसिटी की तरफ बढ़ेगी, और हम जो 2070 का लक्ष्य बना के रखे हैं नेट जीरो कार्बन लेके आना, उसको एक कह सकते हो गति मिलेगी इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से।
साथ में भारत, आपको पता है ये जो मिशन है, ये अगर हम प्रॉपर तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को टेक्नोलॉजी और मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करेगा। ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है देश को दुनिया में अपने को स्थापित करने में, खासकर एनवायरनमेंट के क्षेत्र में। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है। इसके बाद बेटा जो आपको अगला दिख रहा है वो है एनर्जी ट्रांजिशन। अब देखो ग्रीन एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट इसी स्तंभ के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसमें इन्होंने कहा है 35,000 करोड़ रुपए जो है वो प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने, मतलब जो मेन एरिया है जहां इन्होंने प्रायोरिटी दी है उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 35,000 करोड़ जो इन्होंने रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखे हैं कि हम एनर्जी ट्रांजिशन कैसे करें, कैसे हम कन्वेंशनल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़े, कैसे हम ग्रीन हाउस गैस इमर्जिंग से नेट जीरो की तरफ बढ़े, नेट जीरो कार्बन की तरफ बढ़े। और ये तभी संभव होगा जब हमारे देश को इस तरीके के व्यापक सुधार करने होंगे। और ये एक शुरुआत है, अब देखते हैं कि इसमें कितना हम कर पाते हैं। वैसे लगातार रिन्यूएबल एनर्जी का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी सीरीज में आपको यहां पर देखने को मिल रहा है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर सकते हो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इवैक्यूएशन एंड ग्रिड इंटीग्रेशन, ये लद्दाख में बच्चे जो है आपका सेटअप किया जाएगा। 13 गीगावाट का आपका ये रहेगा और ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है इस यूनियन टेरिटरी के अंदर ये जो काम किया जाएगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 8,300 करोड़ रुपए यहां पर प्रोवाइड करेगी, जो कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 20,700 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये एक पहल है सरकार की तरफ से एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ। अगला जो पॉइंट है वो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है वो बेटा आपका यहां पर नोटिफाई किया जाएगा और ये नोटिफाई जो होगा वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किया जाएगा। ध्यान रखना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि एक अम्ब्रेला एक्ट का काम भी करता है, यहां पर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को इसके अंदर नोटिफाई करेंगे। और इसका जो लक्ष्य होगा वो बेसिकली ये है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिव जो एक्शन अलग अलग कंपनीज और एंटिटीज और इंडिविजुअल के द्वारा और लोकल बॉडीज के द्वारा लिया जा रहा है, उनको किस तरीके से हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, उनको किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं। इसके बाद है पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम की फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रणाम की फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका मतलब है प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, यानी कि धरती माता को हमें किस तरीके से रिस्टोर करना है। जो लगातार आप देख रहे हो बहुत सारे आपके एक्सट्रैक्शंस, चाहे माइनिंग को लेकर हो, जो हम रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इससे भी कई सारी समस्याएं हो रही हैं। रिवर आपकी जो है वो लगातार सूखती जा रही है, इस पर क्या काम किया जाना चाहिए। मतलब अलग अलग स्तर पर कई सारे हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन पर हमें काम यहाँ पर करना है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रहेगी वो ये है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, इनको यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम प्रयोग कर रहे हैं, इससे जमीन की जो अर्थ की जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो वो कम होती जा रही है। हाल में तो फिलहाल जब हम केमिकल का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, तो तुरंत तो हमें इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा दिख रही होती है, तब तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन लंबे समय तक अगर आप ये करोगे तो क्या अर्थ जो है वो सस्टेन रह पाएगी, क्या भविष्य का जो प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर है, वो क्या सस्टेनेबल होगा, इस पर सोचने की जरूरत है। और इसी चीज को लेकर ये जो स्कीम चलाई गई है पीएम प्रणाम, इसमें अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर की बात की गई है, यानी कि विकल्प की बात की गई है, राइट। तो इसके लिए एक ये स्कीम आपकी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। गोवर्धन स्कीम है जिसमें इन्होंने बताया है 500 जो है नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाए जाएंगे, जो वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करें। जो वेस्ट होता है उसको वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करें, इसके प्लांट्स जो है 500 प्लांट्स आपके बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार का जो
फंड है, जो इन्वेस्टमेंट होगा इनका, वो 10,000 करोड़ रुपए का होगा। तो गोवर्धन स्कीम महत्वपूर्ण है, पीएम प्रणाम स्कीम महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित एक एक स्टेटमेंट जरूर आपको पता हो कि ये किससे संबंधित है, बस इतना पर्याप्त है। अगला पॉइंट है आपका भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, यानी कि भारत में प्राकृतिक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इससे संबंधित सेंटर की बात की गई है। और यह कहा है कि अगले 3 साल में, अगले 3 वर्ष में गवर्नमेंट जो है इस तरीके के इनिशिएटिव जो लेगी, उससे 1 करोड़ फार्मर्स को फायदा होने वाली है। 1 CR 1 करोड़ फार्मर को जो कि नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करेंगे, उनको यहां फायदा मिलेगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर इसके लिए सेटअप किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर सेटअप किए जाएंगे, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर आपके माइक्रो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क को कहीं ना कहीं सेटअप करेंगे। और ये एक अच्छी चीज होगी। अच्छा, इसमें एक चीज जरूर समझना, क्योंकि जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ते हैं तो इसमें एग्जाम के लिए अगर आप इसको 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो कम से कम टर्म्स को आप वहां कनेक्ट कर पाएंगे। हर एक चीज रटी नहीं जाती है, लेकिन आप इसको थोड़ा स्टडी करेंगे तो कम से कम ये रहेगा कि सवाल वहां दिखेगा तो उस स्टेटमेंट को पढ़ के आप ये समझ जाएंगे कि ये किससे रिलेटेड है। और ये इतना अगर आपको पता है तो एलिमिनेशन अप्रोच पर भी आप सवालों का जवाब वहां दे सकते हैं। अगला है प्रोग्राम मिस्ट्री। मिस्ट्री जो प्रोग्राम है वो खासकर मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, तो कुल मिला के ये मैंग्रोव्स को लेकर है कि इसको किस तरीके से एक कह सकते हो इकोनॉमिक एडवांटेज में कैसे इसका प्रयोग किया जाए। खासकर कोस्टलाइन की हम बात करें, जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, स्पेशली हमारे सुंदरबन में, सुंदरबन जो डेल्टा है वहां बहुत ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है, जो कि हमें कहीं ना कहीं देश के अंदर जो मान लेते हैं, जैसे जो आपका सुनामीज वगैरह आती हैं, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके कई सारे फर्दर इकोनॉमिक प्रयोग कैसे हो, इससे इनकम कैसे जनरेट की जाए, है ना, वहां के हैबिटेट्स को, तो इस पर जो है एक बड़ा पहल की गई है मिस्ट्री इनिशिएटिव के द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अमृत धरोहर की बात करें तो अगले 3 साल में हम इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं वेटलैंड को और ज्यादा प्रमोट करेगा, मतलब वेटलैंड के बढ़ाने की बात हो रही है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाएगा, कार्बन सिंक जो है बढ़ता है। देखो वेटलैंड जो है, फॉरेस्ट जो होते हैं, वेटलैंड जो होता है, ये सारे के सारे कार्बन सिंक का काम करते हैं। जितने ज्यादा फॉरेस्ट आपके देश में होंगे, वेटलैंड होंगे, उतना ही कार्बन को हम ज्यादा सिंक करेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वेटलैंड को जरूर बचाया जाए, फॉरेस्ट को जरूर बचाया जाए। इससे कहीं ना कहीं इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज भी भारत में क्रिएट होंगी, इनकम जनरेशन भी होगी और बाकी जो लोकल कम्युनिटीज है उनको बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसी सीरीज में यह ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर आज की डेट में 75 वेटलैंड हो चुके हैं, 75 वेटलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रायोरिटी नंबर 6, यूथ पावर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यूथ पावर की बात हो रही है। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को यहां पर कनेक्ट किया गया है। यहां कहा है कि अमृत पीढ़ी, आज की जो पीढ़ी है जो अमृत काल की है, इसे अमृत पीढ़ी का नाम दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की है वो इस यूथ को और गति देगी और शक्ति देगी और एम्पावर करेगी, हमारे एजुकेशन सिस्टम को और समृद्ध करेगी। ऐसा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात कही है। अब ये कितना हकीकत में जाएगा ये फिर समय बताने हैं, ये तो सब भविष्य बताएगा कि कितना हम कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आगे जो है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की बात हो रही है। ये 4.0 यानी कि ये नई इनिशिएटिव होगी जो अगले 3 साल में भारत में इंप्लीमेंट की जाएगी, जहां ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दी जाएगी इंडस्ट्री से रिलेटेड। देखो यहां पर क्या है कि जो हम अभी तक कौशल विकास योजना की बात कर रहे थे, जहां स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, अब इन्होंने यहां कुछ नए कलेबे में कह सकते हो, एक नए फॉर्म में इसको जो है आपके समक्ष रखा है, जिसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग है, इंडस्ट्री पार्टनरशिप की बात हो रही है और खासकर जो हमारे कोर्स हैं वो कैसे इंडस्ट्री की जो डिमांड है उस डिमांड से हमारे कोर्स किस तरीके से इंटीग्रेट हो, इस पर इन्होंने काम करने की बात की है इस पहल के द्वारा। तो ये 4.0 जो इनिशिएटिव है वो अगले 3 साल में हम पूरी करेंगे। इसके अंदर नए नए कोर्स भी कवर किए जाएंगे जो लगातार आज की डिमांड बने हुए हैं, जिसमें IoT है, 3D प्रिंटिंग है
आपकी ड्रोन से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, सॉफ्ट स्किल्स हो गई, इन सब से संबंधित जो है कोर्स यहां पर इंटीग्रेट किए जाएंगे। इसके बाद है यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूनिफाइड स्किल इंडिया, यूनिफाइड स्किल इंडिया की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली डिमांड बेस्ड फॉर्मल स्किलिंग की बात करेगा। डिमांड का मतलब है इंडस्ट्री क्या चाहती है उसके आधार पर, मतलब किसकी क्या जरूरत है उसके आधार पर स्किलिंग आपकी होनी चाहिए। तो ये यहां पर इन्होंने बताया है और साथ में लिंकिंग भी किया है जो एम्प्लॉयर्स जैसे एमएसएमईज आपकी हो गई और बाकी जो लार्ज स्किल सेक्टर्स हैं उनकी जो कंपनीज हैं उन सभी को जो है यहां पर इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है कि भाई जो भारत के अंदर जो आज की डिमांड है, जो आज की मांग है उद्योगों की, उसके साथ हमारी स्किल किस तरीके से जुड़ेगी, इस पर यहां पर विशेष ध्यान देने की बात की है। अगला है टूरिज्म। टूरिज्म में इन्होंने बताया कम से कम 50 डेस्टिनेशन जो है वो आगे आपके जो है आइडेंटिफाई किए जाएंगे, फिर उन पर मिशन मोड में काम किया जाएगा, यानी कि उनको बहुत बेहतर बनाने की बात यहां पर की गई है, जिससे कि डोमेस्टिक और फॉरेन लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो टूरिज्म है, टूरिस्ट जो हमारे देश में आते हैं उन सबको यहां पर एक बेहतर विकल्प मिले टूरिज्म के क्षेत्र में। तो इसके लिए इस पर काफी ज्यादा काम किया गया है और पहले से भी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे कई इनिशिएटिव भारत में चल रही हैं टूरिज्म सेक्टर को लेकर। देखो अपना देश इनिशिएटिव है, स्वदेश दर्शन स्कीम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये बेसिकली अगर देखें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो इन्होंने बताया है ये आपका आने वाले समय में बॉर्डर विलेजेस पर देखने को मिलेगा। मतलब ये इनिशिएटिव जो दिया गया है वो बॉर्डर एरिया जो है वहां पर जो गांव है वहां पर ये स्कीम आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर्स वहां पर भी डेवलप किया जा सके। तो ये हमारे टूरिज्म से संबंधित इनिशिएटिव रहेंगे। इसके बाद है यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल जो है आपका हर एक स्टेट अपने अपने राज्य में, राज्य के जो हमारा कैपिटल है राज्य का, हर राज्य अपनी राजधानी में एक यूनिटी मॉल बनाएगा, जिससे क्या होता है कि उस राज्य के जो अपने प्रोडक्ट हैं, जैसे पहले स्कीम चल रही थी आपको पता हो काफी फेमस रही, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको प्रमोट करने की बात होगी, राइट। वहां के उस पर्टिकुलर क्षेत्र के जो इंडिजिनियस प्रोडक्ट हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपने ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, जीआई टैग वगैरह ले रखा है, उनको कैसे हम प्रमोट करें इन प्रोडक्ट्स को। और जो आपकी लोकल आपका हैंडीक्राफ्ट है या फिर आपका जो कल्चर है उसमें जो हमारा अभी तक का जो ट्रेडिशनल हमारे सिस्टम रहे हैं, ट्रेडिशनल जो उद्योग रहे हैं, उनको कैसे हम इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए, जिससे कि लोग आपकी स्किल को, आपकी कल्चर को, आपकी क्राफ्ट सिस्टम को, आपकी जो कभी किसी समय आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, उन सबको लोग पहचाने। तो ये यूनिटी मॉल एक तरीके से कह सकते हो एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा हर राज्य के लिए। तो ये आपको देखना है। और सातवीं जो प्रायोरिटी है वो है बेटा फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर। फाइनेंशियल सेक्टर आपको पता है 7 प्रायोरिटी की बात हुई थी, ये अंतिम प्रायोरिटी है। इसमें इन्होंने कहा है क्रेडिट गारंटी फॉर एमएसएमई, यानी कि ये कहीं ना कहीं 9,000 करोड़ रुपए का ये कॉर्पस बनाया है जो कि एमएसएमई को मदद करने वाला है, जिसमें 2 लाख करोड़ तक का जो क्रेडिट एमएसएमई को दे दिया जाएगा एडिशनली, ये आपका कोलेटरल फ्री होगा। तो ये एक अच्छा कदम है। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट बेटा आपका जो रहेगा वो है नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। ये जो नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री है ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी की तरह काम करेगा, मतलब एक केंद्रीय डेटाबेस रहेगा, सेंट्रलाइज डेटाबेस रहेगा, जिसमें कई सारी ये फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी और ये कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेक होल्डर्स को मदद करेगी। और ये आपका जल्द ही भारत सरकार इसको सेटअप करने वाली है। तो ये न्यूज आप लगातार करंट अफेयर देखते रहें तो जल्द ही इसकी भी न्यूज आएगी। तो ये सारी चीजों पर हमें पैनी नजर रखनी है और ये कहीं ना कहीं बजट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आने वाले समय का जो करंट अफेयर है उसके साथ आप इसको रिलेट करते रहेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन की बात की जाए तो यहां पर प्रमोट की जाएंगी बिजनेस एक्टिविटी, खासकर गिफ्ट सिटी में। अच्छा, इस पे विशेष ध्यान दिया गया है गिफ्ट सिटी पर। गिफ्ट का मतलब यहां पर है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये आपकी जो गिफ्ट सिटी गुजरात में है और जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC, इनको किस तरीके से हम प्रमोट करें, इस पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। और इसको कैसे इन्होंने ध्यान दिया इसको भी इन्होंने बताया है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है एक्ट,
SEZ एक्ट आपने पढ़ा होगा 2005 का। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का अधिनियम जो है वो 2005 का है। इसके अंदर जो है इन्होंने कहा डेलीगेटिंग पावर SEZ 2005 के तहत कुछ शक्तियां, कुछ पावर किसको दी जा रही है? IFSCA को दी जा रही है, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। ये एक तरीके से कह सकते हो इसको फ्री हैंड देने की बात हो रही है। और जो डुअल रेगुलेशन होते हैं, मतलब एक तो सरकार के अलग हैं, अलग अलग जो नियम है वो है, साथ में SEZ के अपने प्रोविजन है, तो वो डुअल जो आपकी रेगुलेशन है उससे बचा जा सके और IFSCA को एक एम्पावरमेंट किया जा सके कि वो अपने क्षेत्र में अब कुछ शक्तियां अपने पास रखे, यानी कि SEZ के अंदर जो एक्ट है SEZ का, उसके तहत इनको कुछ पावर देने की बात हो रही है, जिससे कि वहां जो गिफ्ट सिटी है उसको और अधिक, वहां की जो गतिविधियां हैं वो और बेहतर काम कर पाए। और इसी सीरीज में आप देखोगे तो यहाँ एग्जिम आपका आपने पढ़ा होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है, इसकी भी सब्सिडी जो है एक ओपन की जाएगी, जिससे कि ट्रेड को हम रीफाइनेंस कर सके। ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित आपके रिफॉर्मेशंस कहे जा सकते हैं। इसके बाद डेटा एम्बेसी भी सेटअप की जाएगी। जो डेटा एम्बेसी की इन्होंने बात की, ये एक अच्छा पॉइंट है, याद करने लायक है आपके लिए। जो अलग अलग आपके जो देश है वो भारत में जो अपनी डेटा एम्बेसी स्थापित करना चाहते हैं, राइट, उनके लिए ये सुविधा होगी। और खासकर हमारे जो गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी है वहां पर इस तरीके की सुविधा देने की बात की गई है डेटा एम्बेसी की, राइट। इसके बाद आगे आते हैं आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र। ये एक अच्छी स्कीम है। ये जो स्कीम है ये नई स्कीम होगी आपकी, राइट। ये 2 साल के लिए आपकी वैलिड रहेगी, मार्च 2025 तक, यानी 23 से 25 तक। इस स्कीम के तहत अगर आप देखोगे तो 2 लाख रुपए तक की डिपॉजिट फैसिलिटी जो है दी जा रही है किसी महिला या किसी जो है गर्ल के नाम पर, राइट। इसका जो टेन्योर होगा वो 2 साल का होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, अप टू मार्च 2025 तक की ये स्कीम रहेगी। इसमें जो फिक्स इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 7.5% का रहेगा। कितना रहेगा? 7.5% का। तो ये क्या है? एक बचत पत्र योजना हो गई महिला और जो है कह सकते हो महिला सम्मान की। तो इसमें महिलाएं और जो आपकी गर्ल्स है, इनको दोनों को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर डिपॉजिट किया जा सकता है। 7.5% फिक्स इंटरेस्ट रेट इनको जो है इस पर मिलेगा। 2 साल का टेन्योर है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा महिला सम्मान बचत पत्र। इसके बाद सीनियर सिटीजन की बात की जाए तो इनके लिए इन्होंने कहा है कि जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट होगी सीनियर सिटीजन की, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है, इसको पहले से और अधिक बढ़ाने की बात की गई है। पहले ये 15 लाख की थी। पहले जो ये स्कीम थी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसकी जो लिमिट थी वो 15 लाख थी। अब इसको बढ़ा के 30 लाख रुपए तक कर दी गई है। ये सीनियर सिटीजन के लिए कह सकते हो एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फिस्कल मैनेजमेंट का बात करें तो फिस्कल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 50 साल का जो इंटरेस्ट फ्री लोन है स्टेट्स को, ये देने की बात जो ऑलरेडी आपको चल रहा था स्टेट्स पर, यहाँ पर उसको और 1 साल के लिए बढ़ाने की बात हुई थी, जो मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं इसे, ठीक है। तो ये उससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। इससे कहीं ना कहीं राज्य जो है एक बेहतर निवेश अपने क्षेत्र में कर पाए। फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम इंपॉर्टेंट लिख भी रहे हैं यहाँ पर अलग से। स्टेट को जो है फिस्कल डेफिसिट 3.5% ऑफ स्टेट जीडीपी, जो स्टेट की जीडीपी है, ग्रॉस स्टेट जीडीपी जो है, उसका इन्हें 3.5% का फिस्कल डेफिसिट अलाउ है। मतलब जैसे कि राज्य जो खर्चा करती है, जो एक्सपेंडिचर करती है और जो उसका रेवेन्यू आता है, उसमें एक्सपेंडिचर जब एक्सीड कर जाए रेवेन्यू से, तो उस केस में जो एक्सीड होता है, इट मींस जैसे 10 रुपए आए और 12 रुपए खर्च कर दिए तो 2 रुपए क्या हो गया? आप एक्सीड कर गए। यही क्या है? डेफिसिट माना जाएगा। तो ये जो डेफिसिट है इन्होंने बताया, जो एक राजकोषीय घाटा जिसको कह सकते हो, 1 साल का फाइनेंशियल ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट है, ये ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो राज्य का जीडीपी है उसका 3.5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। उस 3.5% तक ही ये अलाउ है। ये बात यहाँ पर कही गई है। और उसमें भी इन्होंने कहा कि जो डेफिसिट आ रहा है 3.5% का जो अलाउड है, उस 3.5% में 0.5% यानी कि जो 0.5% है वो पावर सेक्टर रिफॉर्म से संबंधित होना चाहिए।
यानी 3.5% का जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, जो राज्य की जीडीपी का 3.5% कहा गया है, जो अलाउड है, सेंटर ने ये बात कही है, उसमें से 0.5% डेफिसिट किसकी वजह से आना चाहिए? पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से आना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांजिशन से संबंधित होना चाहिए वो। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट की नंबर्स, यानी कि हम बजट की बात करेंगे। तो ये जो आपका बेटा रहेगा, ये एक अगला पार्ट आपका छोटा सा बनेगा। उस अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बजट कितना रखा गया, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है, फिस्कल डेफिसिट हमारी क्या एस्टिमेटेड है, और रिवाइज फिस्कल डेफिसिट क्या रही, यानी कि 2022-23 की फिस्कल डेफिसिट हमने रिवाइज की वो क्या रही, और आने वाला हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वर्तमान फाइनेंशियल ईयर 23-24 का वो कितना रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसी में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो पर्सनल इनकम टैक्स की बात होती है, यानी कि कुल मिला के जो आप आईटीआर फाइल करते हैं, इंडिविजुअल जो आईटीआर फाइल करता है, इस पर क्या सिस्टम रहा, कैसे यहाँ एक पुराना स्लैब है और एक नया स्लैब है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा आपके लिए बेहतर होगा, किस स्लैब को आप प्रयोग में लेके आए, इन पर चर्चा हम करेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए पुराने जो लेक्चर्स हैं उनको देखते रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो बताइएगा। ओके बाय, टेक केयर बच्चे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।